जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मैथ का जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हर दिन आपको अलग अलग तरीके का टोटल 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोलाकार बर्तन को पेंट करने की लागत मूल्य वो 21,560 रुपये है। तो प्रति वर्ग मीटर पेंट करने की लागत कितनी होगी? तो कोई भी वर्गाकार चीज वृत्ताकार गोलाकार बर्तन है तो उसमें उतना ही पेंट कर सकते हैं जितना उसका पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर, और इसी का वैल्यू दे रखा है 21,560। तो पहले इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एक का वैल्यू निकल जाएगा प्रति वर्ग मीटर का, और वही हमसे पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे। 4 के जगह पे 4 रखेंगे और पाई के जगह पे यहाँ पे 22/7 रखने को बोला है। और आर यहाँ पे जो व्यास दे चुका है पहले से, व्यास 14 है, तो आर हो जाएगा, व्यास का आधा होता है तो 7। तो 7 × 7, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 21,560। तो ये 7 से 7 कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, और इधर बच गया 10। तो 11 9 99, 11 छक 66, और ये जीरो, इसको कैंसिल करेंगे। 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 3, तो 8 चौक 32, 8 पचे 40, 7 से, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, दो है ना, सॉरी। तो हो जाएगा 7 तिया 21, और यहाँ पे बच गया 3, तो 7 बचे 35, तो 35 आ जाएगा। वही पूछा है प्रति सेंटीमीटर पेंटिंग का लागत, तो हर एक सेंटीमीटर में 35 लगने वाला है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक ही एक ही राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का जो अंतर है वो 288 रुपये है। यदि ब्याज का दर 6% है, वार्षिक है, तो निवेश की गई राशि पूछा गया है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है एस आई और सी आई का बीच का जो अंतर है वो दिया गया है। तो एस आई और सी आई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 2 साल का जो ब्याज है वो 6 6 12 तो लग जाएगा। 6 + 6 2 साल का 12, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या है, तो ब्याज पर ब्याज लगता है। तो 6 + 6 + 6 गुना 6 है ना। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 6 6 36, और 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे तो हो जाएगा 12.36। तो ये जो 36 आ रहा है ये क्या हो रहा है, यही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज 12.36 लग रहा है, और साधारण ब्याज है वो कितना लग रहा है, 12 लग रहा है। ये दोनों का जो अंतर है वही दिया हुआ है 288। तो 288 जो है वो 0.36 के बराबर है। हमसे क्या पूछा गया है, तो निवेश की गई राशि, निवेश कितना किए, 100% निवेश किए हैं। तो यहाँ पे 288 को सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा 36। तो 6 6 36, 6 चौक 24, 6 8 48, 6 8 48, 8 आ गया। अब यहाँ से यूनिट डिजिट से भी काम कर सकते हैं डायरेक्ट, ये 20 पॉइंट वाला, ये 20 100% का। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक दुकानदार में एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, और उसने इसे 10% और 20% के दो क्रमागत छूट पर बेचा। बेचने के बाद भी उसे छूट देने के बाद भी उसे क्या हो रहा है, 25% का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये जो 500 रुपया दिया हुआ है, जो जो डाटा दिया हुआ वो डाटा को पहले हम लोग लिख लेंगे। लिखने से क्या होगा, समझने में आसानी होगी। तो पहले जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस वो 500 रुपया दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है कि छूट, छूट कितना दे रहा है, 10% और 20% दो क्रमागत छूट। तो एक में 10% और फिर इसके बाद 20%, इसको माइनस माइनस प्लस 10 × 20, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 28। तो टोटल इसको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 28% का मिल रहा है। अब 500 में अगर मान लीजिए कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 500 रुपया में अगर 28% का डिस्काउंट दे दे रहा है तो बेच कितना में रहा है,
72% में। तो 500 का जो 72% निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 छक 12, 0। 360 रुपये में ये क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे बोलता है कि जो सेलिंग 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो वस्तु का हमको क्या निकालना है? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस पता कर रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 360 रुपये में बेचने के बाद भी क्या हो रहा है? 25% का फायदा। तो हमको चाहिए 100%, और ये 360 मेरा कितना है? 125% के बराबर है। तो 25 चौका 25, पचे 5 7 35, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8। देखिए यूनिट डिजिट भी निकालने का कोशिश कीजिएगा। 4 दूनी 8, 8 देखिए 2 ठो ऑप्शन में है, तो दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। कभी कभी होता है कि अगर एक ही 8 रहता तो पता चल जाता डायरेक्ट मेरा आंसर सी है या फिर ए है। तो 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 288 रुपये मेरा क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो 288, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक स्कूल में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:9 है। बॉय और गर्ल्स दिया हुआ है, जिसका बॉय जिसमें से 7 है और गर्ल्स कितना है? 9 है। यदि लड़कों की संख्या 1183 है तो कुल संख्या ज्ञात करें। लड़कों की संख्या जो कितना दिया हुआ है? 1183, और यहाँ रेशियो में जो बॉय है वो है 7। तो यही 7 का वैल्यू दिया हुआ है 1183। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 और 4 7 42, 42 और 7 9 63, 169 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है? कुल संख्या ज्ञात करें। तो कुल संख्या कितना हो जाएगा? 7 बॉय है और 9 गर्ल्स है। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। 16 देखिए यहाँ पे 9 चौक 54, यूनिट डिजिट से काम कीजिए। 9 चौक 54, ये पहला देखिए 4 सिर्फ इसमें मिल रहा है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, पूरा कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। तो अगले सवाल है, इसको सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है ये मल्टीप्लाई, ये सब जो है ये मल्टीप्लाई है कि 15। सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल दिया रहे तो इसको क्या करेंगे? सबका सेम यूनिट निकलेगा, सबका जो बेस है वो बेस सेम निकलेगा, सबको बेस में पहले चेंज करेंगे। तो 15 को जब गुना करेंगे 4 से, 15 चौका 60 होता है, और एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। और ये 6 पर पावर कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ। डिवाइड है, तो डिवाइड को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये 0 से 0 कैंसर, और 3, तो 3 तिया 9 और 3 छक 18, 36, 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। और इस पे भी पावर 4 दिया हुआ, तो इसको मल्टीप्लाई क्या चीज से करेंगे? 4 से। और यहाँ पे फिर क्या दिया हुआ? 27 और 8, 27 और 8, 27 मतलब 3 का क्यूब है, और ये जो 8 है ये 2 का क्यूब है। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यूब है तो 3 बाहर कर दिए, और इस पे पावर 4 पहले से ही दिया हुआ है। तो 3 दूनी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 4 तिया ये 12 हो जाएगा, इक्वल टू ये 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6। सबसे पहले क्या काम है कि बेस को बराबर करना। जब भी पावर में अगर कुछ निकालने के लिए दे तो बेस को पहले बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, और इस पे पावर क्या है? तो x+5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 दूनी 8 में से 4 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6 पे पावर -4, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या है? 6 पे पावर 12, और इधर आ जाएगा 6 पे पावर x+5। जब बेस सेम हो जाएगा तो बेस को छोड़ देना और पावर को उठाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब भी बेस सेम रहता है तो मल्टीप्लाई में क्या होता है? पावर जुड़ जाता है। तो -4 सबको ऐड कर देंगे, है ना। तो -4 और +12 में क्या बचेगा? तो 8 बचेगा, और इधर हो जाएगा x+5। जब इसको माइनस करेंगे तो x इक्वल टू कितना निकल जाएगा? 3। तो x का ही वैल्यू पूछा गया है यहाँ पे, तो हो जाएगा 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना है और क्षेत्रफल इतना है, तो ऊंचाई ज्ञात करें। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। क्या बोल रहा है कि जो उसका चतुर्भुज ऊंचाई का 2 गुना है, आधार जो है बेस वो ऊंचाई का 2 गुना है। अगर एच को एक्स मानते हैं तो बी क्या हो जाएगा? 2 गुना मतलब 2x हो जाएगा। और यही तो दिया हुआ है, x × 2x का ही वैल्यू दिया हुआ है 3 डबल 3 8। जब इसको सॉल्व करेंगे ये 2 से
दुक्का दू, दू छक 12, दो नमा 18, तो ये एक्स 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 स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 169। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 13। एक्स का वैल्यू 13। क्या पूछा गया है? तो ऊंचाई, ऊंचाई मतलब एच पूछा गया है, एक्स ही पूछा गया, तो हो जाएगा 13। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर दिन बढ़िया बढ़िया सवाल यहाँ पे मिलने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये यूनिवर्सल है, ये जब भी आएगा तो इसका आंसर क्या होगा? -2 होगा। ऑप्शन बी है ना, बस इसको अब याद कर लीजिए, यही पूछता है, नो चेंजिंग होता है, ये फॉर्मूला ही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें आपको मैथ में याद भी रखनी पड़ती हैं, इससे क्या होगा? आपको आसान हो जाएगा। बोल रहा है कि किसी संख्या को 42 से विभाजित करने पर भागफल 120 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को 41 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर शेषफल, अगर ये जो मेरा दूसरा संख्या जिसे डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है, उससे अगर ज़्यादा रहता मेरा शेषफल, जैसे कहने का मतलब यहाँ 0 है, 0 के जगह यहाँ पे अगर 45 रहता, तो सिंपली क्या करते, जो शेषफल, जो नेक्स्ट संख्या है और जो शेषफल बचा हुआ उससे डिवाइड कर देते, तो यहाँ पे आंसर आ जाता 44 आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे तो 0 दे दिया है, तो 0 दे दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे देखिए क्या है, संख्या जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो कितना दिया हुआ? 42, और भागफल कितना दिया हुआ? 120। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो भाजक है वो निकल करके आ जाएगा। तो कर लेते हैं, 12 दूनी 24, ये 0 का 0, 12 दूनी 24 का 4, हाथ में 2, 12 चौक 48 और 2 50 हो गया, और इसको डिवाइड कर देंगे 41 से, तो एक बार में आ गया 41, बचा 9 और 4, तो हो जाएगा, सॉरी, एक बचेगा यहाँ, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3 बार में, है ना। तो 3 एकम 3 और 4 तिया 12, 10 में से 3 7, है ना। देखिए 7 आया, यूनिट डिजिट एक ही में 7 दिख रहा है, अगर दो में दिखता तो इसको पूरा सॉल्व करते, नहीं दिख रहा है तो सी में आंसर है मेरा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, यदि x 1/x बराबर 13 है, तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का मान क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए x 1/x बराबर 13 दिया है, और पूछा जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसमें क्या करेंगे? ये जो नंबर दिया हुआ है, ये नंबर को स्क्वायर करके -2 करेंगे, और ये कितना, ये लेकिन यहाँ पे तो 2 नहीं 4 पूछा गया है, तो यही वाला जो प्रोसेस है ये 2 टाइम रिपीट करेंगे। तो 13 का जो स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 169, और इसमें से क्या करेंगे? 2 माइनस कर, सॉरी, हाँ, 2 माइनस कर देंगे, 167 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? फिर इसको क्या कर रहे हैं, पावर 4 पूछा गया, तो फिर इसको क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो 167 में क्या, 47 सती सती 49 9 होता है, 9 में से अगर 2 को घटाते तो क्या आता है? 7 आता है, और 7 मात्र एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह से भी आप यूनिट डिजिट, पहले हमेशा यूनिट डिजिट में ध्यान दीजिएगा कि हाँ, एग्जाम में जो होता है, एग्जामिनर को पता है कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है, तो वो यूनिट डिजिट को अलग अलग ही देता है, तो आप ध्यान दीजिएगा तो ये नजर आएगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तीन प्राकृतिक संख्याओं में यदि इन्हें इनमें से किन्हीं दो का औसत तीसरे में जोड़ा जाता है, तो योगफल इतना 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 आता है। तो मूल संख्या का औसत ज्ञात करें। तो तीन संख्या है कौन? ए, बी और सी मान लेते हैं। बोल रहा है कि ए प्लस बी, दो संख्याओं का औसत औसत तीसरे संख्या में जोड़ा जाए तो 1 7 4 इस तरह से अलग अलग प्राप्त होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2c, और ये 2 उधर चला जाएगा
तो हो जाएगा 5 दूनी 10 का 0, हाथ में 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 और 1 3, है ना। सेम प्रोसेस बाकी सब में करना है। तो बाकी सब में अगर सेम प्रोसेस करते हैं तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। अगर ए बी है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी प्लस सी, तो बचा क्या है, सी आया। बी सी आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 2a, है ना। यहाँ देखिए एक स्टेप हम जंप कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस है यही प्रोसेस सब में होता है, लेकिन आपको पूरा लेंदी नहीं करना है, बस डायरेक्ट कुछ कैलकुलेशन दिमाग में भी करना है। तो 183 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 का 6, 2 का 2 और 1 3। सेम चीज ए बी सी आ जाएगा, सी प्लस ए, और यहाँ पे आ जाएगा ए आ गया, सी आ गया, तो 2b आएगा, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 8 दूनी 16 का 6, हाथ में 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 और 1 3। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो हर चीज 4 टाइम आ गया। जैसे यहाँ पे देखिए दो ठो यहाँ पे सी है, एक सी यहाँ 3 और एक सी यहाँ पे 4 है। इसी तरह से हर जितना ए बी सी है ये 4 टाइम रिपीट हो गया है। उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो 6 6 12 का 2, हाथ में 1, तो हो जाएगा 8, 6 6 12 18 19 का 9, हाथ में 1 3 6 9 और 1 10, 1092। ये 4 टाइम रिपीट हो गया है, ए प्लस बी प्लस सी, और इसी का जो वैल्यू है वो 1092 आया है। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 सती 28 और 4 तिया 12, ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। लेकिन पूछा है जो मूल संख्या ए बी सी है इसका औसत बताएं। औसत बताने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 नमः 27 और 3 एकम 3, तो मूल संख्या का जो औसत है वो डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है एक्स वाई जेड एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ता है, उन्हें क्रमशः 18, 24 और 36 मिनट लगते हैं। जब वे फिर मिलेंगे तो जेड कितने चक्कर पूरा कर लेंगे। देखिए जब भी ऐसा आ जाए अलग अलग समय में दौड़ता है तो हमेशा क्या करेंगे, ये सब का एलसीएम ले लेंगे। तो 18, 24 और 36 का जो एलसीएम आता है वो एलसीएम 72 आता है। एलसीएम 72 आता है। तो जेड जेड पूछ रहा है, जेड 36 मिनट में लगाता है, तो 72 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, तो 36 दूनी 72, तो वो 2 चक्कर लगाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, जेड अकेले कोई काम को 240 दिन में पूरा करता है। वाई और जेड, वाई जो है वो जेड से दोगुना कुशल है। ठीक है, एक वाई है और एक जेड है। जेड जो है, वाई जो है वो जेड से दोगुना, अगर जेड एक दिन में काम करते एक की स्पीड से करता है तो वाई 2 की स्पीड से करेगा। ठीक है, ये पहला बोल रहा है। फिर सेकेंड में बोल रहा है एक्स जो है वो वाई से 1.5 गुना कुशल है। इसको फिर से करते हैं, एक्स और वाई के बारे में बोल रहा है कि एक्स जो है वो वाई से 1.5 गुना, अगर वाई को अगर हम एक मान लें, वाई को अगर हम एक मान लें, सॉरी, वाई जेड से 2 गुना। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला है कि एक्स एक्स जो है वो वाई से 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब हम लिख सकते हैं 3/2। 1.5 गुना का मतलब यही तो हुआ कि अगर वाई 2 है तो एक्स कितना है, 3 है। 1.5 गुना कुशल है, कुशल मतलब अधिक होता है। तो इन्हें मिलकर काम करने में कितना दिन लगेगा, तो यहाँ पे देखते हैं काम कौन कौन कर रहा है, तो एक्स कर रहा है, वाई कर रहा है और जेड कर रहा है। अब यहाँ देखिए जब भी ये 4 आ जाए, ये 2 टाइम बोला जाए, तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, और दोनों तरफ अगर वाई रिपीट हो रहा है तो दोनों तरफ वाई का वैल्यू सेम रहना चाहिए। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, अगर नहीं रहता तो हम मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं। तो यहाँ पे वाई 2 है, यहाँ भी वाई 2 है, तो वाई का जगह में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और जेड की जगह पे 1 आएगा और एक्स की जगह पे 3 आ जाएगा। तो टोटल काम कितना है, 240 है, क्योंकि जेड अकेले किसी काम को 240 दिन में पूरा कर रहा है, और जेड का स्पीड 1 है, तो 240 दिन में पूरा कर रहा है, 1 के स्पीड से कर रहा है, तो इतना ही वर्क हुआ। तीनों मिल करके काम करेगा, 3 2 5 और 1 6 के स्पीड से काम होगा, तो 6 चक 24, 40 दिन लग जाएगा जब ये तीनों मिल करके आपस में काम करेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, सेक थीटा -1/सेक थीटा इक्वल टू 2, तो सेक पे पावर
55 और 1/sec² 55 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इसको हम ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। सेक थीटा और 1/sec², कब हो सकता है, अगर हम सेक के बराबर 1 ले लें। क्या ले लें ऑप्शन में? 1, 0, 0 लेने से तो 0 ही हो जाएगा, है ना। 1 लेते हैं, 55 लेते तो बहुत ज़्यादा। ये आपको सोचना है कि क्या रखें कि 2 मतलब आना चाहिए। अगर 1 रखते हैं तो 1, 1, 1, है ना, तो हो जाएगा इधर 1, 1, 2/1 मतलब 2 आ रहा है ना। तो sec का मतलब क्या रखा, थीटा का वैल्यू ये 1 रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 1 पे अगर पावर कितना भी रख दें तो वो 1 ही आने वाला है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने वोट डाला, जिनमें से 6% अमान्य थे और एक उम्मीदवारों को इतना वोट मिला, तो वो वैध मतों की 90% का योग्य था। तो कुल मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो नंबर दिया हुआ है 52115228, इतना जो मत है वो कितना है, वैध मतों का 90% है। तो हम पहले टोटल वैध मत कितने मिले हैं वो निकाल लेते हैं। तो वैध मत टोटल 100% मिले होंगे और ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये 90% का दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग वैध मतों निकालते हैं, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ 9 से जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 9 एकम 9, और यहाँ पे हो जाएगा 9 पचे 45, 9 छक 54, और इधर 9 नमः 81, 9 दूनी 18 और ये 0। ये मेरा आ गया टोटल वैध मत। अब यहाँ पे बोला है कि डाले गए वैध मतों में से 6% अमान्य घोषित कर दिया गया है। तो ये जो वैध मत है, लेकिन इसमें से भी क्या है, 6% अमान्य था। तो 6% अमान्य है, तो मान्य कितना होगा, ये मान्य वोट है, और मान्य है कितना, तो 94% वोट मान्य होगा। तो 16,920 का हम लोग 100% निकाल लेते हैं, और ये वैल्यू दिया हुआ है 94% का। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 सती 14, और इधर कट करते हैं तो 2 अठी 16, 2 चौके 8, 2 छक 12, 0। तो ये आ जाएगा कितना का वैल्यू, 8460। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो एक बार में 47,736, 7 छक 42, 7 अठी 56, 8 बार में ये कट जाएगा पूरा, है ना। तो कितना आ जाएगा 18, और ये 2 0, ये टोटल कितना हो गया, ये डाले गए टोटल वैध मत है, ये 6% इंक्लूड होकर के। और यहाँ पे क्या बोला कि एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने वोट डाले, मात्र 75% ही डाले हैं। तो ये जो मेरा है ये किसका वैल्यू है, 75% का ही वैल्यू है। तो कुल कितना डाला होगा, तो कुल 100% मतदाताएं थे, जिसमें से 75% ही डाले। तो हमसे यही पूछा गया है कि कुल संख्या ज्ञात करें। तो 100% का वैल्यू निकालना, और ये जो 18,000 है ये 75% का है। तो 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 छक 18, 6 चक 24, ये 24, 24 कितने दिख रहा है, तो इसमें भी 24 है, और लेकिन ये 24 क्योंकि 24 के बाद कोई डिजिट है नहीं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 24,000 हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि पहली लड़की एक ए है जो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी तक जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा 20 घंटे में पहुंचती है। दूसरी लड़की बी से ए की तरफ, एक लड़की है और एक लड़की एक्स है, एक लड़की वाई है। ये क्या कर रहा है, ये ए है और इधर जगह का नाम ये ए स्थान है और ये बी स्थान। एक्स जो है वो ए से बी की ओर जा रहा है, और वाई जो है वो बी से ए की ओर आ रहा है। तो जो पहली लड़की मान लेते हैं इसको, ए को, एक्स को, तो ये जा रहा है कितना, 25 के स्पीड से जा रहा है और 20 घंटा में पहुंचता है, और बी ए से 25 घंटा में पहुंचता है। तो इसका जो टोटल डिस्टेंस है, तो दूसरी की गति ज्ञात करें। पहला जो है, पहला गर्ल्स है, वो 25 के स्पीड से जा रहा है और 20 घंटे में पहुंचता है। दूसरी लड़की है वो 25 घंटे में पहुंचता है, तो उसका स्पीड ज्ञात करना है। तो इसको डिवाइड कर देंगे 25 से, तो 20, जो दूसरी गर्ल्स है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है
एक पेटी में 50 सेब हैं, जिसमें से 14 गोल्डन हैं और शेष लाल रंग के हैं। तो गोल्डन में से 3 सड़े हैं। यदि कुल सड़े हुए सेब की संख्या 9 है, तो अच्छे और लाल सेबों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे टोटल जो एप्पल है, टोटल एप्पल कितना है? 50 है, जिसमें से गोल्डन कलर कितना है? अगर गोल्डन यहाँ पे बोल रहा है कि 14 है, तो रेड कितना हो जाएगा? तो 15 में अगर 14 गोल्डन है, तो 36 क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गोल्डन सेब में 3 सड़ा हुआ है। 14 गोल्डन सेब है, जिसमें से 3 सड़ा हुआ है, तो 11 ऐसे सेब होंगे जो सही होंगे। और टोटल जो सड़े हुए सेब की संख्या है वो 9 है। अगर 3 गोल्डन सड़ा हुआ है, तो 6 रेड सड़ा हुआ होगा। तो अच्छे लाल सेब की संख्या कितनी है? तो 36 में से 6 अगर सड़े हुए सेब है रेड वाला, तो अच्छे सेब की संख्या कितनी हो जाएगी? 30। ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि ए बटा बी प्लस बी बटा ए बराबर 1 दिया हुआ है, और यहाँ ए प्लस बी बराबर 2 है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ नहीं, यहाँ देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस ए बी, ये फॉर्मूला हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ए बटा बी प्लस बी बटा ए, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। ये ए बी को उधर ले जाते हैं, यहाँ पे बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये उधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, और ये ए बी को, क्योंकि देखिए हमको इसको इस फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, सॉरी ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मूला में इसको लाना है, तो ये इधर लाएंगे, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इधर क्या बचा? 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू पता चल गया है, और यहाँ ए बी का वैल्यू पहले से ही देख रखा है 2, तो यहाँ 2 बस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी। पहले वर्ष में 10% बढ़ी और दूसरे वर्ष में 30% की बढ़ी, तो 2 वर्ष के बाद वहाँ की जनसंख्या टोटल। तो इसको हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका है कि या तो देखिए पहले कितना बढ़ रहा है? 10 बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ा? तो 30 बढ़ा। तो ओवरऑल देखें तो 10, 30, ये जिस तरह से हम लोग परसेंटेज में सॉल्व करते हैं, तो 30 और 10 40, और 3 43, टोटल 43% इंक्रीज हो रहा है। तो क्या करेंगे? टोटल 43% इंक्रीज हो रहा है। 1 मिनट रुकिएगा, बैटरी लैपटॉप का लो हो चुका है, तो थोड़ा चार्ज लगा लेते हैं इसको। हम्म 43, यहाँ पहले से तो 100% थी, टोटल इंक्रीज कितना हुआ? 143%। पहला इस तरह से निकाल सकते हैं, या दूसरा क्या करेंगे, टोटल जो नंबर दिया हुआ है 1,30,000, इसको पहले लिखेंगे, और इंक्रीज कितना हो रहा है? 10%। मतलब ये पहले से तो 100% है, 10% बढ़ रहा है, मतलब 110 हो रहा है। फिर इसी तरह से कितना बढ़ रहा है? 30%, मतलब 130%। इसको सॉल्व करेंगे, है ना? तो इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों सेम ही है, तो 143 का ही कर लेते हैं। 143 को गुना कर देंगे हम 13 से। तो यहाँ देखिए 3 तिया 9, तो 9 तो दो ठो ऑप्शन में है, तो थोड़ा और कर देते हैं। 3 तिया 9, 4 तिया, लेकिन जो दूसरा नंबर है, ये दूसरा नंबर अलग अलग है, देखिए। तो 3 तिया 9,
और 4 तिया 12 का 2, 3 एकम 3, 3 2 5, ये 9। यूनिट डिजिट से ही काम कीजिए, पूरा सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल, और आज का जो आखिरी सवाल है कि 31 दिसंबर 2009 को गुरुवार था, तो 25 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा? ये निकालने का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अगर जब भी एक होता है जनरल ईयर और एक होता है लीप ईयर, तो जनरल ईयर जो रहता है वो 365 दिन का होता है, और लीप ईयर जो रहता है वो 366 दिन का होता है। तो हम जब भी क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से इससे ऑड डे निकालते हैं, ऑड डे। तो यहाँ पे हम लोग पता कैसे करेंगे कि 2009 या 2010 लीप ईयर है या फिर जनरल ईयर? तो क्या करेंगे, इसे 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे, अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है, और 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो वो जनरल ईयर है। अब जब भी जनरल ईयर जैसे 2009 से 2010 में जाते हैं तो एक दिन इंक्रीज होता है। कितना दिन? एक दिन। लेकिन वही अगर लीप ईयर रहा, लीप ईयर रहेगा तो 2 दिन इंक्रीज होगा। सेम डेट पे, जैसे 31 दिसंबर 2009 को गुरुवार है, तो 25 दिसंबर, सॉरी, तो फिर 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन रहेगा? तो गुरुवार है, तो इसका एक दिन इंक्रीज करेंगे, शुक्रवार है, शुक्रवार हो जाएगा। लेकिन अगर यही लीप ईयर रहता तो 2 दिन इंक्रीजमेंट होता है। बातों को आप समझिएगा कि अगर लीप ईयर रहेगा तो जिस डेट से, सेम डेट 31 दिसंबर 2009, 31 दिसंबर 2010, पूरा पूरी एक साल जाएगा। तो लीप ईयर अगर नहीं है तो एक साल बढ़ेगा, और लीप ईयर है तो 2 साल बढ़ेगा। इस तरीका से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2010 में जा कर के फिर रिटर्न आ जाएंगे 25 तक, तो दिन आएगा कौन सा? शनिवार।